subscribe and press the bell icon. Search Science Class. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का जनरली चौथा पार्ट हमारा इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का चौथा पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट में करा चुका हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तीनों पार्ट। ठीक है, और इसी तरह से हम इस चैप्टर को पूरा एक एक चीज़ रूट एंड कॉर्नर्स को पूरा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आपसे जनरली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आप एंड तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप अभी 2 मिनट देखो, 5 मिनट अभी, तो एंड तक देखोगे ना तो एक यह कॉन्सेप्ट आपके अंदर जाएगा कि हाँ एक सीक्वेंस बन जाएगा आपके माइंड में। ठीक है, और आई होप कि जनरली आज भी मैं उसी टॉपिक को, यानी कि जो ख़त्म किया था मैंने रेसिस्टेंस वाले टॉपिक को, उस रेसिस्टेंस वाले टॉपिक को रिवाइज कराते हुए नेक्स्ट टॉपिक में ले जाऊँगा मैं आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को, लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेसिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। रेसिस्टेंस, राइट। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बार बार। ठीक है, ये वीडियो मैं आपको डालता हूँ। तो ये क्या हमारा रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस को बता चुका था। क्या होता है रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में, सुनना ध्यान से ज़रा, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, राइट। मान लो ये कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो होने, जब वो करंट फ्लो होता रहता है तो क्या है कि इसके वायर के अंदर इसका जो सरफेस है वो उस करंट को फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है, यानी कि एक अपोजिट फोर्स लगाता है। क्या करता है? एक अपोजिट फोर्स लगाता है, यानी उस करंट को फ्लो होने में क्या होती है? परेशानी होती है। तो ये जो फोर्स है ना, अपोजिट फोर्स, दिस प्रॉपर्टी, इस कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी ही जिसकी वजह से वो फोर्स लगा रहा है, एक करंट को फ्लो होने में परेशानी हो रही है, करंट को आगे नहीं फ्लो होने दे रहा, अपोज किया जा रहा करंट का, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है, रुकावट। ठीक है, रुकावट क्या है? एक प्रॉपर्टी। किस चीज का नाम तो नहीं है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? जिससे किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने का क्या हो? अपोज, उसको फ्लो नहीं होने दे या परेशानी से फ्लो होने दे। इस तरह से इंसुलेटर जो होते हैं उनके रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, दैट इज वाई उसमें करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जितने मेटेलिक बॉडी हैं, जितने कंडक्टर होते हैं जनरली इलेक्ट्रिसिटी के, उसके रेजिस्टेंस जनरली लो होते हैं कंपैरेटिवली, दैट इज वाई उसके अंदर क्या होता है? करंट फ्लो कर जाता है। किसी के अंदर करंट फ्लो बहुत आसानी से करता है, बहुत अच्छे से करंट फ्लो करता है, किसी के अंदर बहुत अच्छे से करंट फ्लो नहीं करता है। तो जिसके अंदर करंट फ्लो बहुत अच्छे से करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर वायर अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर करंट आसानी से फ्लो कर जाता है। दैट इज व्हाई वी से दैट कि कॉपर जो है उसकी रेजिस्टेंस जनरली क्या है? कम है। लेकिन इसी तरह से आयरन का वायर अगर मैं ले लूं, लोहे का वायर ले लूं, तो लोहे के वायर में करंट आसानी से फ्लो नहीं कर पाता, तो हम कहते हैं कि लोहे के वायर की जो रेजिस्टेंस वो क्या है? हाई है। ठीक है, तो जनरली आप समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, ओके, प्रॉपर्टी है। अब रेजिस्टेंस को मेजर भी करते हैं हम लोग, नापते भी हैं। ठीक है, कैसे नापेंगे, कैसे मेजर करेंगे इसको? रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट का यूज हम लोग करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का हम लोग यूज करते हैं। यूनिट का नाम है ओम। क्या नाम है? ओम। रेजिस्टेंस को जनरली हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं कि एक बार आर लिखा होगा समझ लेना रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट जो है रेजिस्टेंस की वो क्या होती है? ओम होती है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ओम। अपने साइंटिस्ट ने अपने नाम पर ही रखा था, ओम्स लॉ जो साइंटिस्ट ने दिया था उसने ऐसे इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी ओम है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे, इसको दिखाते कैसे है? इसको जो दिखाने का जो वो है सिंबल है वो कुछ इस तरह से, ये रेजिस्टेंस को दिखाने का तरीका है, इस तरह से रेजिस्टेंस को दिखाते हैं। ठीक है, बहुत सारे, ये एक रेजिस्टर है। ठीक है, रेजिस्टर वर्ड यूज में कर रहा हूं। रेजिस्टर एक डिवाइस का नाम है। रेजिस्टर क्या है? एक डिवाइस का नाम है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इस वायर में भी 5 ओम की रेजिस्टेंस है। कितनी रेजिस्टेंस है? 5 ओम की। तो अगर मुझे इसमें 10 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब 5 और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मार्केट से एक रेजिस्टर खरीद के लाऊंगा और उस रेजिस्टर को लाके इसमें फिट कर दूंगा। तो इसकी जो रेजिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगी। इसी तरह से क्या होता है कि एक ऐसे भी रेजिस्टेंस आते हैं मार्केट में, एक ऐसे भी रेजिस्टर आते हैं मार्केट में जिसको हम वेरी कर सकते हैं। ये तो था कि चलो 5 ओम का मार्केट में खरीद लिया और 5 ओम का फिक्स रेजिस्टर था वो, लेकिन कुछ ऐसे भी रेजिस्टेंस होते हैं जो फिक्स नहीं होते, जिसको हम चाहे अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं उसके रेजिस्टेंस को। तो हम ऐसे डिवाइस को जनरली क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इसका दूसरा नाम है रियोस्टेट। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस, फिर इसका दूसरा नाम क्या है? रियोस्टेट। या तो इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल दो या रियोस्टेट बोल दो। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से रियोस्टेट से। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि रेजिस्टेंस की पूरी कहानी क्या है। रेजिस्टेंस 4 बातों पर डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर के 4 बातों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहली बात उसमें यह है कि रेजिस्टेंस इसके लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। अगर लेंथ इंक्रीज करोगे वायर का तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो थिकनेस है ना, थिकनेस इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी मोटी वायर होती है तो
इसके अंदर रेजिस्टेंस कम होती है, करंट अच्छा फ्लो होता है, ठीक है। तीसरा है इसके टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और चौथी चीज है क्या है कि नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब होता है किस चीज का बना हो, जैसे कॉपर का बना हुआ है तो इसकी रेजिस्टेंस जनरली कम होगी, क्यों, आयरन का बना होता है इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है। तो मटेरियल पे भी तो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस, किसकी कम होगी किसकी हाई होगी। तो ये चौथी चीज क्या थी, नेचर ऑफ मटेरियल। चार बातों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। चौथी बात पे जरा मैं गौर करूं, नेचर ऑफ मटेरियल को हम लोग जनरली इससे दिखाते हैं, इससे। ये क्या है पता है, इसका नाम है रो, इसका नाम है रो। ये रो जो है जनरली ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस किस मटेरियल का बना हुआ है। इसी को दूसरे टर्म में हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इसी को दूसरे टर्म में हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए पेपर में आता है कि व्हाट इज रेसिस्टिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टिविटी। अब आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं। रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, पहले मैं डिफाइन नहीं करूंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि देखो एक्चुअली रेसिस्टिविटी आया कहां से, किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। आपको रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है कि आपको रेसिस्टिविटी कैसे डिफाइन करना है। सो अंडरस्टैंड प्लीज, ओके। देखो इधर ध्यान से, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, पिछले मैंने एक फार्मूला प्रूफ किया था, इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए। मैंने बताया था कि दिस इज द रेसिस्टिविटी, इसको डिफाइन करना है, ध्यान से देखना प्लीज। फॉर एग्जांपल मान लो एक कंडक्टर हमारे पास, क्या है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, कितना है, 1 मीटर है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसकी थिकनेस है, जो इसकी थिकनेस है, जो कंडक्टर है, या इस तरह से कंडक्टर ले लो, तो इसकी थिकनेस, कंडक्टर क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है वायर, इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर। थिकनेस स्क्वायर में होता है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो जनरली अब जरा यहाँ इसकी वैल्यू को पुट करो इसमें, रेजिस्टेंस आर, इसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू रो एल कितना है, 1 मीटर, एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या है आपके पास, आर इक्वल्स टू हो गया। यानी कि देखा जाए तो अगर किसी कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस होगी, जितनी भी रेजिस्टेंस होगी, वही रेजिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेसिस्टिविटी कहलाएगी, राइट। तो रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, रेसिस्टिविटी को इट इज द रेसिस्टिविटी क्या, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर having length 1 मीटर and cross section area 1 मीटर स्क्वायर। ये है रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन। समझ में आ गई बात, क्लियर चीज कि रेसिस्टिविटी उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है जिस कंडक्टर की लंबाई 1 मीटर हो और उसकी थिकनेस 1 मीटर स्क्वायर। तो ये रेसिस्टिविटी की क्या है, डेफिनेशन है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, मैं लिखना चाह रहा हूं आपको, देखना जरा ध्यान से प्लीज। रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ, कितना लेंथ होगी इसकी, हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर, कितना स्क्वायर होगा, 1 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि ये हमारी क्या होगी, रेसिस्टिविटी होगी। रेसिस्टिविटी को हम किससे इंडिकेट करते हैं, रो से इंडिकेट, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। पी को थोड़ा टेढ़ा करके लिख दो, रो होता है, ठीक है। ये जनरली रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको, रेसिस्टिविटी। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। जनरली आज हम ये देखना चाहेंगे कि जो रेसिस्टेंस हमने पढ़ा था, रेसिस्टेंस पढ़ा था ना हमने, तो रेसिस्टेंस जो रेसिस्टर हमने आपको डायग्राम में दिखाया कि इस तरह से रेजिस्टेंस को दिखाते हैं, रेसिस्टर को दिखाते हैं, वो जनरली उसको हम कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं कंडक्टर में, कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलो देखो मैं आपको दो तरीके दिखाता हूँ इसके अंदर, देखना ध्यान से प्लीज। मान लो एक रेसिस्टर आपके पास ये है, आप मार्केट से 2 रेसिस्टर खरीद के लाए, एक ये लाए, मान लो एक 5 ओम का रेसिस्टर आपने खरीद के लाया मार्केट से, और एक आर आप लाए जिसको आपने इसी में ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसी रेसिस्टर में ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये मान लो 10 ओम का रेसिस्टर है, आपने इन दोनों रेसिस्टर को एंड टू एंड यानी दोनों तार में यहाँ पे क्या किया, बांध दिए, इन दोनों रेसिस्टर को आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। चलो अब एक सर देखो ये ज्वाइन हो गया, तो ठीक है। अब मैं इसी दोनों रेसिस्टर को मैं चाहूँ तो दूसरे तरीके से भी ज्वाइन कर सकता हूँ, पता है कैसे, मैं क्या करूँगा, ऐसे ज्वाइन करूँगा दोनों रेसिस्टर को, ऐसे ज्वाइन करूँगा, ऐसे। आप खुद देख सकते हो ये 5 ओम वाला है और ये 10 ओम वाला है। आपको मैंने क्या किया, इसी दोनों रेसिस्टर को 2 तरीके से ज्वाइन किया। पहला तरीका क्या था
हमने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। दूसरा तरीका क्या था, हमने पैरेलल फॉर्म में ज्वाइन किया है। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को हम लोग जनरली सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स। अब मैं आपसे बात करूं, अच्छा बताओ इस वाले कॉम्बिनेशन में, ये पहले वाले केस में टोटल रेसिस्टर कितने हैं, यानी टोटल रेजिस्टेंस का अमाउंट कितना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है कंडक्टर में? आप बोलोगे सर 5 और 10 कितना हो गया 15, यानी टोटल रेसिस्टर कितने हैं इसके अंदर 15, यानी टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 15 ओम की रेजिस्टेंस इसके अंदर भी है। मैं कहूँ अच्छा इस वाले कॉम्बिनेशन में बताओ टोटल कितना है, आप कहोगे सर 10 और प्लस में 5 कितना 50। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला आंसर आपका तो गलत है। क्या है ये आंसर? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स को लगाते हैं तो उसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इन दोनों नंबर को ऐड नहीं कर सकते यूं नॉर्मली, ठीक है, हम दोनों नंबर को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बता दो। इस वाले रेजिस्टर में तो लग रहा है हमें फॉरन सीधे सीधे लग रहा है कि आर टोटल बराबर, यानी आर इक्विवेलेंट बराबर, इसमें लगा होगा फॉर्मूला R1 + R2। ये R1 था और ये R2 था, पहला रेजिस्टर है दूसरा रेजिस्टर। लेकिन इस वाले जो कॉम्बिनेशन है इसमें पता है क्या लगा होगा, R इक्विवेलेंट बराबर, ये फॉर्मूला लगता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2। ये फॉर्मूला लगता है इस वाले रेजिस्टर के लिए, ये इसके लिए लगता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये है कि दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। अब बात ये करता हूं मैं कि दोनों को जनरली हम प्रूफ कैसे करेंगे, दोनों को प्रूफ कैसे करेंगे। इसका मैं आज प्रूफ बताऊंगा और इसका प्रूफ बताऊंगा। एक का प्रूफ बोर्ड एग्जाम में गारंटी है 99.99% की आते ही है प्रूफ करके, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। 3 पार्ट है इस प्रूफ में, हर प्रूफ, दोनों के प्रूफ में 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को ध्यान से देख लो, खत्म। ठीक है, तो आज हम क्लास में क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो देखते हैं जरा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, प्रूफ कराते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सीरीज combination of the resistors, series combination of the resistors। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, हमें 3 बात करनी है, 3 काम करना है। पहले क्या है, सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखना है, छोटा सा स्टेटमेंट लिख करके 2 लाइन में कि आप क्या करने जा रहे हो, बताओगे ना कि आप क्या करने जा रहे हो। ठीक है, चलो उसके बाद स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डायग्राम बनाना है, अच्छा सा बहुत बेहतरीन सा डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। और सर्किट डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या करना है, छोटा सा प्रूफ करना है, बात खत्म यहीं पर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, वी हैव, ऐसे लिखेंगे, वी हैव टेकन 2 resistors R1 and R2 and connected in series in a circuit having potential difference को मैं PD लिखता हूँ, having potential difference V and current I। ठीक है, potential difference V and current I where V is different and I is same। V क्या है, डिफरेंट है, और I क्या है, सेम है। देखो इस बात को मैं अब समझाऊंगा आपको। ठीक है, मैं रे डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। अब इसमें रे डायग्राम बार-बार रे डायग्राम बोल दे रहा हूँ, ये जनरली लाइट चैप्टर में सर्किट डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ये क्या है हमारा, ये क्या है आपको पता है, एमीटर मैंने लगाया था सर्किट डायग्राम में। एमीटर के बाद मैंने क्या लगाया था, 2 रेसिस्टर हमें ज्वाइन करा, याद रखना 2 रेसिस्टर। हमें कितने रेसिस्टर लिए, 2। तो हमें क्या लगाना है, 2 रेसिस्टर सीरीज में लगाना है। किसमें लगाना है, सीरीज में। एक तो हमने यूं लगा दिया और एक थोड़े से डिस्टेंस पर क्या करना है, सीरीज में। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करना है, हमें इससे बैटरी ज्वाइन करनी है, फिर की लगाना है, बैटरी ज्वाइन करनी है, फिर हमें की लगाना है। यहाँ पर की लगाने के बाद पता है क्या करना है आपको, यहाँ पर स्विच है। ठीक है, उसके बाद हमें इसको ज्वाइन करना है। अब एक चीज की कमी है इसके अंदर, पता है क्या, एक चीज की कमी है, क्या है एक चीज, वोल्ट मीटर नहीं लगा हुआ इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है मैंने बताया था कि जो एमीटर होते हैं वो सीरीज में लगते हैं और जो वोल्ट मीटर होते हैं वो पैरेलल में लगते हैं। किसमें लगते हैं, कोई भी डिवाइस अगर लगा हुआ उस डिवाइस के पैरेलल में। आपको मैंने ये बताया था कि जैसे मान लो एक रेसिस्टर ये लगाया हमने, इसका कहीं एंड पॉइंट होगा, दूसरा रेसिस्टर में ये लगाया इसका एंड पॉइंट। तो यही याद रखना कि जो ये रेसिस्टर है इसका एक अलग, क्योंकि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 2 पॉइंट के बीच में ही निकाल सकते हैं।
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कितने पॉइंट्स हमारे पास, 1 2 3, यानी टोटल 2 रेसिस्टर हैं, तो 4 पॉइंट हो गए हमारे पास, ठीक है। इसका एक एंड, इसका एंड, इसका एंड, फिर इधर इसका एंड, यानी कि हम एक रेसिस्टर के लिए यानी कि सीरीज में एक रेसिस्टर के लिए हम एक ही वोल्टमीटर का यूज करेंगे, ठीक है, एक ही, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट में ही एक वोल्टमीटर हम लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स है। इसका एक एंड, इसका एक एंड, एक एंड इसका हो गया, फिर इसका इस वाला एंड, इसका इधर वाला एंड, 4 एंड हो गया। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से क्या करवाना पड़ेगा, वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। तो इसमें पैरेलल लगा देता हूँ वोल्टमीटर एक यहाँ पर। इसको समझने वाली बात है, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ इस चीज पर, समझिएगा इसको, ठीक है। एक वोल्टमीटर हमारा यहाँ लग गया और एक वोल्टमीटर जो हमारा वो यहाँ लग गया, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और आपको बता चुका हूं वोल्टमीटर हमेशा क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। अब बैटरी का ये वाला जो प्लस होता है, ये जो एंड होता है वो प्लस होता है, ये टर्मिनल माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। इस तरह से इसको हम प्लस दे देंगे, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो करंट का फ्लो होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। आप जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, ठीक है। क्या है कि एमीटर सीरीज में लगता है, वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, वो वोल्टमीटर जो हमारा वोल्टमीटर वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। लेकिन अगर मैं ये बात बोल दूं पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करता है, मेंटेन करने का मतलब जैसे ही आ गया ना, वैसे ही आपको आंसर सीधा बैटरी बोल रहा है, क्योंकि मेंटेन जो हो रहा है ना वो पूरे मेंटेनेंस सर्किट का यहीं से हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस तो जस्ट एक डिवाइस है जो कि मेजर करता है, मेंटेन नहीं करता, प्रोवाइड नहीं करता। मेंटेन कौन करता है, बैटरी। ये क्वेश्चन फंसा सकता है आपको, बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे इस तरह के, ठीक है। तो बैटरी ये टोटल V दे रहा है हमें, ये टोटल क्या दे रहा है, I दे रहा है, ये टोटल मेंटेनेंस यहीं से हो रहा है, टोटल I भी यहीं से निकलेगी, यानी करंट टोटल यहीं से निकलेगी और पोटेंशियल फिर से। अब करंट मान लो, चलो करंट चला, यहाँ से करंट जा रही है, ये देखो I करंट जा रही है, I करंट जा रही है, लेकिन I इसमें यानी कि R1, इस रेसिस्टर का नाम क्या हमने R1 रख दिया, इस रेसिस्टर का नाम क्या हमने R2 रख दिया। इसमें टोटल I कितना हो जाएगा भाई, जितना I निकला तो वही तो इस वाले I में जाएगा, इस वाले रेसिस्टर में जाएगा। और यही रेसिस्टर सीरीज में है, तो सीरीज में है तो ये जितना करंट इसके अंदर होगा उतनी करंट इसके अंदर होगा, क्योंकि कहीं पर रास्ता बट तो नहीं रहा, इस वाले रास्ते में रास्ता बटता तो करंट दो डिवाइड हो जाता है, लेकिन करंट डिवाइड ही नहीं हुआ, एक सिंगल लाइन पे चलता हो जा रहा है। तो जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें, यानी कि करंट क्या रखना है, दोनों में सेम रखना है। लेकिन देखो जरा, दो वोल्टमीटर लगे, इसका मतलब इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं पता हमें, इसलिए इसका नाम रख देते हैं V1। इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, इसका नाम रख देते हैं V2। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट बट द करंट इज सेम। यही मैंने लिखा था इसमें, जो मैंने यहाँ लिखा है वही हमने नीचे कर दिया डायग्राम में। अब यहाँ से क्या करना, प्रूफ करना है, बस प्रूफ करके ये वाला जो पार्ट है हमारा फिनिश। प्रूफ करो मैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये समझ लिया ना आपने, इसका जो नेक्स्ट वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो बहुत ही इजीली समझ जाओगे आप, ठीक है। चलो इसको प्रूफ कर रहा हूँ। जो अलग अलग है आप उसको उठा लो। अलग अलग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस को उठाओ। V टोटल V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2। टोटल V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2। ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ लगाओ। V बराबर क्या होता है, IR। ओम्स लॉ में V बराबर IR। IR1 इसके लिए, IR1 के लिए I तो सेम है तो I1 लेने की जरूरत नहीं है, प्लस IR2। IR बराबर I कॉमन ले लिया दोनों में से, R1 प्लस R2, I से I कैंसिल, R टोटल बराबर, ये V टोटल चल रहा था, IR टोटल, IR टोटल, तो R टोटल बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। 3 रेसिस्टर होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह से n नंबर ऑफ रेसिस्टर ले लिए, n नंबर ऑफ रेसिस्टर अगर हो तो क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R2। ये हमारा हो जाएगा n नंबर ऑफ रेसिस्टर के लिए। ये हमारा प्रूफ है सीरीज कॉम्बिनेशन का, आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रूफ करेंगे। कैसे होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ, आप देखो तो बिल्कुल इसी तरीके से होगा। सिर्फ काम पे इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बैक करके भी देख सकते हो, पीछे का समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है ना। मैं इसको दोबारा रिवाइज भी करा दूंगा। चलो ठीक है, अब देखते हैं लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, अलग अलग बातें लिखनी है हमें, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सीरीज के जो पैरेलल करना है, सर्किट डायग्राम बिल्कुल यही बनेगा। अगर आपने सर्किट डायग्राम सही बनाया मार्क्स पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन डायग्राम बनाएंगे, फटाफट पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी हैव टेकन टू रेसिस्टर्स connected in series, in parallel, connected in parallel to a circuit having
हैविंग डिफरेंट आई एंड सेम पोटेंशियल डिफरेंस यानी V। इसमें मैंने अलग लिखा है, इसमें उसमें आई सेम था, इसमें आई डिफरेंट है। देखो हैविंग डिफरेंट आई करंट एंड सेम पोटेंशियल डिफरेंस। डायग्राम किसमें लिखा देखो, ऐसे डायग्राम बनाना आपको सबसे पहले एमीटर लगा देना, यहाँ पर एमीटर के साथ एक बैटरी लगाना। मैं जल्दी बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब तो आप समझ ही गए होगे। बस थोड़ा से 2 रेसिस्टर जो इस तरह से आपको ज्वाइन करना है ताकि थोड़ा सेपरेट अच्छा लगे देखने में। इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप ज्वाइन करो, 2 रेसिस्टर ज्वाइन हो गए। ये R1 है हमारा, ये R2 है हमारा। इसमें अच्छा ठीक है, मैं इसको बाद बताऊँगा। इसको इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया। वोल्ट मीटर कहाँ लगेगा बताओ जरा। वोल्ट मीटर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट क्या है ना ये, अब यहाँ पर 2 पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट पे, दोनों रेसिस्टर क्या है एक ही पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। हम आराम से क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही वोल्ट मीटर लगाने की जरूरत है, इससे ज्यादा वोल्ट मीटर लगाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा दोनों में, अच्छा जब करंट यहाँ से निकलेगा प्लस है माइनस, करंट जब यहाँ से निकलेगा, ठीक है, करंट जब यहाँ से निकलेगा तो आई करंट निकलेगा, यहाँ पर भी आई करंट निकलेगा, यहाँ पर भी आई करंट निकलेगा। लेकिन आई के 2 रास्ते बट गए, एक रास्ता इधर हो गया, एक रास्ता इधर हो गया। तो आई क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसमें I1 हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। बाकी निकलेगा टोटल आई यही, आपको समझ में आया होगा पूरा सर्किट आएगा, ठीक है ना। आई बढ़ रहा है तो आई डिफरेंट हो गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बिल्कुल V क्या है, सेम है। यानी टोटल V जो रहेगा वो V ही रहेगा, लेकिन आई जो है वो बढ़ जाएगा टोटल। क्लियर है? ओके, अब प्रूफ करता हूँ। मैंने क्या बताया था, जो डिफरेंट हो उसी को उठा लो। डिफरेंट क्या है, इसमें आई डिफरेंट है तो आई को उठा लिया मैंने, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ओम्स लॉ लगाओ, V अपॉन क्या होता है, R होता है, I बराबर ओम्स लॉ में V अपॉन R1 प्लस V अपॉन होता है ना, I बराबर V अपॉन R। V बराबर क्या होता है, IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V तो है ही यहाँ पर, R कहाँ चला जाएगा नीचे। I बराबर V अपॉन R होता है ना, तो मैंने यही फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो V अपॉन R1 V अपॉन R, R ये कैसा है, टोटल R है, ठीक है, इक्वल्स टू ये EQ जो लिखता हूँ, EQ मतलब होता है इक्विवेलेंट, मतलब टोटल, ठीक है। V कॉमन ले लो दोनों से, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आ गया हमारा, V से D कैंसिल, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आंसर आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। n नंबर ऑफ रेसिस्टर के लिए, n नंबर ऑफ रेसिस्टर के लिए, n नंबर ऑफ रेसिस्टर अगर लगे हैं क्या होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन R। ये n नंबर ऑफ रेसिस्टर के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया। यानी कि फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो चुका है। ये था हमारा रेसिस्टर्स के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। चलो आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। और अगर ना समझ में आया आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बताओ मुझे। और कोई भी डाउट होता है आप बैक करके पहले देखो, बैक करके समझ में आया तो आप कमेंट करो मुझे, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक टॉपिक है कि भाई किसी भी डिवाइस को हम घर में पैरेलल में लगाते हैं या सीरीज में लगाते हैं। इसका आंसर मैं अगली क्लास में दूंगा, ठीक है। अगर किसी को इसका आंसर पता है कि किसी भी डिवाइस को हम पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं अपने घर में, डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल में ही लगाते हैं, सीरीज में नहीं लगाते, तो ऐसा क्यों करते हैं, इसका अगर आंसर किसी को पता हो हमारे फ्रेंड्स को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वरना मैं तो हुई अगली क्लास में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ाई समझ में आ रही होगी, पढ़ाई समझ में आ रही है। इसके बाद जो क्लास हमारा वो लास्ट किया उससे मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने वाला है, 2 पार्ट और रह गया इसका, ठीक है। मैं डीपली बता रहा हूँ इसलिए इतने पार्ट्स होने इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो प्लीज़ समझिएगा, अगर समझ में फिर भी नहीं आता आपको तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में जनरली सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या समझ में आपको नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, आपको किस तरह की, किस टॉपिक पर आपको वीडियो समझना है, किस टॉपिक पर आपको रिपीट करना है, तो आप उसको रिपीट भी करा दूंगा, डीपली समझाऊंगा। लेकिन क्या है, आप अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगली वीडियो का। और क्या हो कि अपने मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, अपने फ्रेंड्स से सजेस्ट करो, अपने फ्रेंड्स को दो, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, ताकि उनको भी फायदा मिल जाएगा इस लॉकडाउन में, ठीक है। दूसरों का भला होगा तो अपना भला होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए।